तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हॉस्पिटल के स्कैम के बारे में बताऊंगा। बहुत ही छोटी वीडियो है, अंत तक जरूर देखना अगर आप भी हॉस्पिटल के स्कैम से बचना चाहते हैं। बहुत ही जरूरी वीडियो है। तो दोस्तों बात शुरू होती है 11 फरवरी 2026 की। मेरे डैडी की तबीयत 1 से 1.5 महीने पहले से खराब हो रखी थी। दरअसल चक्कर क्या था, उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी, यानी कि पेट जो है कब्ज की समस्या थी। अब उसका कब्ज के चक्कर में हम सोच रहे थे नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कब्ज हो जाती है कभी कभी। लेकिन जब 1 से 1.5 महीने हो गए थे तो हमने डिसीजन लिया कि अब इनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। तो पापा ने कॉल किया, हॉस्पिटल वाले अपनी खुद की गाड़ी लेकर के आए और उनको लेकर के चले गए। अब आप सोचोगे कि हॉस्पिटल वाले खुद की गाड़ी लेकर आ रहे हैं, ये क्या सब पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों पापा हमारे इंडियन एयरफोर्स से रिटायर है, तो उनका एक हेल्थ कार्ड बना हुआ था। तो जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो उनको सुविधाएं देते हैं, क्योंकि इसके बदले में उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। अब मैं पापा के साथ में गया हुआ था, हम अपनी पर्सनल गाड़ी को नहीं लेकर गए थे क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की भी जो व्यवस्था नहीं थी। और हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप समझदार हो, क्योंकि हॉस्पिटल का नाम बताना ठीक नहीं रहेगा, अब मेरे लिए भी और हॉस्पिटल के लिए भी सही नहीं रहेगा। बस मैं आपको यहाँ पे कुछ स्क्रीन रिकॉर्ड लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उससे आप समझ सकते हो। अब मेन मुद्दे पे चलते, जब हम हॉस्पिटल के अंदर गए थे तो हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद जब से हमने रिसेप्शन पे बात की कि डैडी को जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज की समस्या है, काफ़ी दिन से खाना पीना तो खा रहे हैं लेकिन जो है पेट साफ सही से नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने नॉर्मल चेकअप वगैरह किए और उन्होंने हमको वेटिंग एरिया में बैठा दिया 2 घंटे के लिए। और हमसे बोला कि जो आपका ये एयरफोर्स का कार्ड है, हम इसकी अपने किसी बंदे को लेकर के परमिशन के लिए भेजेंगे, परमिशन आएगी तो हम आपको एडमिट कर देंगे। तो मैंने उनसे बोला एडमिट की क्या जरूरत है, नॉर्मल जो आपके चेकअप वगैरह है वो कीजिए आप, और दवाई गोली दे दीजिए 3-4 दिन की, हो सकता है उनसे आराम लग जाएगा। उन्होंने नहीं, हमारा प्रोसेस अलग तरीके से होता है। मगर चलो ठीक है। अब डैडी भी बोले चल यार मैं काफ़ी दिन से परेशान हूँ, ये जो करना चाहते हैं इनको करने देते हैं, ठीक है। मगर ठीक है। अब हम 2 घंटे बैठे रहे, 2 घंटे बाद उन्होंने बोला आपका अप्रूवल आ चुका है। उसके अप्रूवल आने के बाद से अब उनका ट्रीटमेंट चालू हो गया था। अब ट्रीटमेंट के तौर पर उन्होंने सबसे पहले ब्लड लिया, ब्लड में पापा के जो सैंपल वगैरह लिए तो उन्होंने सबसे पहले शुगर बोला कि तुम्हारे डैडी को जो है पिछले 3 महीने से शुगर की शिकायत थी और आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। मगर चलो हो सकता है कोई दिक्कत है, अब यार नई नई बीमारी थी यार शुगर, थोड़ा हम भी परेशान हो गए यार, पापा को शुगर हो गया। जबकि पापा सवेरे 4 बजे उठकर डेली उनकी रूटीन ऐसा है, दौड़ भाग व्यायाम खाने पीने पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं। उसके बाद भी डॉक्टर ने उनको शुगर बोलते हैं कि आपके डैडी को शुगर हो गया है। मगर चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं शुगर को भी इसको भी। अब उसके बाद उन्होंने पापा को एडमिट कर दिया, एक वार्ड दे दिया नॉर्मल जिसमें 4-5 जो पेशेंट होते हैं वो उसके अंदर एडमिट थे। अब एडमिट के बाद उन्होंने कोई दवाई गोली किसी प्रकार का कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद शाम के समय उन्होंने बोला, तकरीबन शाम के रात हो गई थी 8-9 बजे के करीब, उन्होंने बोला कि डैडी को अभी वो व्हील चेयर लेकर आएंगे नर्स वगैरह, वो उनका जो है एक एक्सरे करेंगे। मैंने बोला एक्सरे की क्या जरूरत है, पेट में समस्या है, छाती का एक्सरे से क्या मतलब है। वो कहने नहीं हमारा प्रोसेस होता है, हम तरीके से चेक करके देखते हैं। मुझे उस वक्त ये नहीं पता था ये सारा का सारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है ये कार्ड की वजह से चल रहा है, क्योंकि उनको मालूम था इनका हेल्थ कार्ड बना हुआ है तो पैसे की तो टेंशन है नहीं, वरना वो पेशेंट को बताते भाई ये करना है या नहीं करना है। मगर ठीक है एक्सरे कराते। अब हम भी बेफिक्र ये थे कि भाई कार्ड बन रहा है पापा का, ठीक है जो चल रहा है चलने देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे यही सबसे बड़ी गलती होती है, हम ये सोचते हैं कि हमारा तो हेल्थ कार्ड है या इंश्योरेंस हो रखा है तो हमें क्या दिक्कत है। उसके बारे में आपको बताऊंगा, मैं समझ गया था। तो उसके बाद उन्होंने पापा को वापस से एक्सरे वगैरह हो गए, वापस बेड पे लगाए, फिर 1:30 बजे एमआरआई किया, फिर सीटी स्कैन किया। उसके बाद सवेरे के समय मैंने डॉक्टर से बात की, आपने एक भी दवाई नहीं दी है पापा का पेट साफ करने के लिए, चल क्या रहा है मतलब ये। उन्होंने बोला नहीं अभी ये हमारा प्रोसेस है, हम इस तरीके से दवाई गोली नहीं दे सकते, जब तक जो है रिपोर्ट पूरी तरीके से सही से हमारे सामने नहीं आ जाएगी तब तक हम किसी प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो मैंने बोला यार बेसिक इनको एक कब्ज की शिकायत है, आपको टैबलेट दे करके इनको 2-4 दिन के लिए घर पे भेज सकते थे। उसके बाद अगर ये कब्ज सही नहीं होती तो हम वापस आ जाते हैं। इनको नहीं ऐसा नहीं होता है। उसके बाद उन्होंने एक एंडोस्कोपी बोला, एंडोस्कोपी होगी इनकी, तो एंडोस्कोपी के लिए वो ले जाने लगे। अब एंडोस्कोपी जिसको नहीं पता उनको आपको बता दूं, एंडोस्कोपी जो होती है वो मुंह के अंदर से एक मशीन जाती है, मतलब कि कुछ कैमरा टाइप का होता है, वो अंदर जाता है, वो पेट के आंतों का इन्फेक्शन करता है, वो चेक करता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या क्या घटना घट रही है, ठीक है। अब उन्होंने वो किया। उसके बाद उन्होंने वो अब उसमें कुछ नहीं मिला उनको। उसके बाद उन्होंने बोला अब इनका कोलोनोस्कोपी होगा। अब ये एंडोस्कोपी की तरह होता है, एंडोस्कोपी के अंदर मुंह के अंदर से जाता है, कोलोनोस्कोपी के अंदर से गुदा मार्ग के द्वारा एक नली जाती है, उसके अंदर से इन्फेक्शन करता है, चेक करते हैं मतलब कि क्या समस्या है। अब वो भी चेक कर लिया, उसके अंदर भी कुछ नहीं मिला। अब भाई ये करते करते हमको 5 से 6 दिन हो गए थे। अब उन्होंने पेट के अंदर कुछ छोटे छोटे पोलिप्स यानी कि गांठें होती है वो बोल दिया था भाई ये गांठें नजर आ रही है, इनको रिमूव करना पड़ेगा वरना ये कैंसर का भी रूप ले सकते हैं। अब मैंने उनको बोला भाई 1.5-2 महीने से पेट के अंदर जो है कब्ज की वजह से मल अंदर ही फंसा पड़ा है, उसकी वजह से छोटे मोटे फुंसी फोड़े टाइप हो गए हैं, पेट साफ हो जाएगा तो वो भी सही हो जाएगा, उसमें क्या समस्या है। उनका नहीं आप अपनी तरफ से इस तरीके से मत कीजिए, ये तो इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा वरना आगे चल के समस्या हो जाएगी। भाई मेरा दिमाग हो गया था खराब यार, अच्छे खासे बंदे को लेकर आए यहाँ
बात है, ऑपरेशन बता दिया, कैंसर की समस्या बता दी। बोल रहे थे कि तुम्हारे पापा ड्रिंक कर रहे, भाई ड्रिंक करते हैं लेकिन तरीके से करते हैं। एयरफोर्स से रिटायरमेंट बंदा है, वो किस तरीके से ड्रिंक करता है वो सबको पता है। वो नॉर्मल 1 या 2 पैग लेते थे, वो भी कभी कभार, ठीक है। बीड़ी भी पी लेते थे, सिगरेट भी पी लेते, वो भी कभी कभार का। अब लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो कंडीशन थी वो सीरियस कर दिया था। अब भाई हमारा हो गया था वहाँ पे दिमाग खराब। हॉस्पिटल का जब हमने बिल पूछा कि अब तक कितना बिल बन चुका है, उन्होंने बोला कि तकरीबन, पहले तो बताया नहीं, लेकिन जब मैंने उन पर जोर दिया तो 4 से 4-4.5 लाख रुपए का उन्होंने बिल बता दिया था। अब मेरे होश गुम हो गए थे यार, अगर ये बिल मुझे खुद भरना पड़ता तो इतने पैसे हर एक के बस की तो नहीं है भाई। चलो मैं हम कहीं ना कहीं जुगाड़बाड़ी करके ले आते, लेकिन बहुत से बंदे ऐसे भी है जो इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाते हैं, उनके पास नहीं पैसे होते हैं। उसके बाद अब वो जिद पे अड़ गए कि हम आपके पापा को जो है डिस्चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि हम डिस्चार्ज के लिए बोल रहे थे। उन्होंने बोल दिया कि हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे जब तक आपकी जो एक रिपोर्ट हमने भेजी है वो मुंबई से चलकर आएगी, और वो कैंसर की रिपोर्ट है, जो पोलिप्स था उसका उन्होंने बायोप्सी की थी, उसकी रिपोर्ट आएगी तो हम तभी डिस्चार्ज करेंगे, और उससे पहले डिस्चार्ज नहीं करेंगे। अब भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। 4-5 दिन मैंने सभी भगवान के नाम लिए, भगवान मेरे पापा की जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से हो जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे डैडी को किसी प्रकार कोई भी समस्या हो। लेकिन भाई उन्होंने इतना डरा दिया था भाई, इतना डरा दिया था, इतना मेंटल रूप से इतना पागल बना दिया था भाई। मेरे जी की मुझको पता है, मेरे बड़े भाई भी थे जो दिल्ली पुलिस में है, वो भी परेशान हो गए थे, मैं भी परेशान हो गया, खुद पापा परेशान हो गए थे। और सबसे बड़ी बात, जो हॉस्पिटल का स्टाफ था, मेरे बार बार मना करने पर भी पापा को बार बार बता रहे थे कि आपको कैंसर की समस्या हो सकती है, जबकि मैंने बोला था इनको नहीं बताना है, आपको पेशेंट को मत बताओ, हमें बताओ जो भी समस्या है। लेकिन भाई डॉक्टर इतना गंदा, मतलब क्या मतलब डरा करके पैसे कमाने का सिस्टम था। जब भाई लास्ट स्टेज हो गया, 7 दिन हो गए, 17 तारीख की बात थी, मेरे भाई का एक दोस्त आया, उसने जबरदस्ती लाइमा कराया। लाइमा का मतलब होता है हम अपनी मर्जी से अपने पेशेंट को लेकर जा रहे हैं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं हो पा रही है। जो हमारे ब्लड की रिपोर्ट थी 4 से 5 दिन हो चुके, अभी तक आई नहीं है। फिर जैसे ही नर्स को पता चला कि ये लाइमा करा रहे हैं, और लाइमा का रीजन था कि रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, तो आध घंटे में वो रिपोर्ट भी आ गई। अब बोल रहे हैं कि आपकी सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन जो पोलिप्स है उनको हटाना पड़ेगा, उनको हटवा लो, अच्छा रहेगा, फ्यूचर में वो कैंसर का रूप नहीं लेंगे। अब दोस्तों मैं वीडियो को अब लास्ट करने वाला हूँ। अब मजे की बात ये बताता हूँ मैं आपको। जैसे ही हमने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के लिए अपने डैडी को बोला, तुरंत ही सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, बस पोलिप्स की बात पे आ गए कि इसका ऑपरेशन करा लो, सही रहेगा। अब ऑपरेशन का कम से कम 2.5 से 3 लाख खर्चा था उस हॉस्पिटल का। कोसाबी के अंदर हॉस्पिटल है ये, वसुंधरा में, उस हॉस्पिटल का 2.5 से 3 लाख का सिर्फ ऑपरेशन का खर्चा था। अब मैं सारे के सारे खेल को समझ गया था। मैंने जबरदस्ती, और मेरे जो भाई का दोस्त था उसने जबरदस्ती करके पापा को रात के 11 बजे डिस्चार्ज करा लिया, यानी कि लाइमा करा करके अपने घर पे लेकर आ गए। अब पापा का हमने खाना पीना बंद करा करके सिर्फ दलिया, जो डाइट थी, गेहूं का जो दलिया होता है, उस पर हमने स्टार्ट कर दिया। आज पापा को पूरे 3 महीने हो चुके हैं। भगवान की कृपा से हमने बाद में पापा के शुगर टेस्ट कराए, सब नॉर्मल। आज तक भी सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। यहाँ तक कि जो भी शुगर के सिम्टम होते हैं, जैसे हाथ पैरों में झंझनाहट, बार बार पेशाब लगना, बार बार भूख लगना, पेशाब के अंदर छोटी छोटी चैटियों पर लगना, कुछ भी नहीं था उनको। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उस हॉस्पिटल के अंदर शुगर कैसे बता दिया। इतने सारे जो टेस्ट किए थे, वो सारा का सारा जो फंडा था वो पैसे का हैशने का फंडा था। उसके बाद अब बात करता हूँ मैं आपसे, जिन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा और ये सोच रहे हैं कि भाई हमने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, अब किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे और हमारा इलाज अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस आपका हो रखा है, आपकी जेब से पैसे भले ना जाए, लेकिन जो आपका पेशेंट है, या आप खुद पेशेंट हो सकते हो, आप हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, चीर फाड़ किसकी बॉडी के अंदर होगी, छेड़खानी किस बॉडी के अंदर होगा, जिस पार्ट के अंदर कुछ कमी नहीं है, लेकिन किसी फर्जी डॉक्टर ने आपको जबरदस्ती बोल दिया कि आपके लीवर में ये है, आपकी किडनी में ये है, और ठीक ठाक किडनी का ऑपरेशन करके आपकी सही ठीक ठाक किडनी को खराब कर दिया। तो इंश्योरेंस के चक्कर में क्या आप अपनी बॉडी के साथ में इतना बड़ा रिस्क चाहेंगे? तो मैं आपको ये बताता हूं, कभी भी आपके साथ में यदि इमरजेंसी आती है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, तो आप सबसे पहले अपने किसी सरकारी अस्पताल में, या फिर कोई आपका फैमिली डॉक्टर हो सकता है, उनसे कंसल्ट करें, या फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका जो फैमिली डॉक्टर उनसे कंसल्ट करें। हो कोशिश करें कि हॉस्पिटल तक नौबत ना आए भाई, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर बहुत तगड़ा स्कैम चलता है। बड़ा बड़ा स्टाफ है, साफ सफाई कर्मचारी, दुनिया भर की मशीनें, हॉस्पिटल का बिजली का बिल, दुनिया भर का सिस्टम है। वो आप जैसे मरीजों से पैसे ऐंठने के फिराक में रहते हैं भाई साहब। इसलिए ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसी नौबत है, भगवान से हम हाथ जोड़ते हैं कि किसी के साथ ऐसी नौबत ना आए। यदि नौबत ऐसी आ जाती है तो अपने हॉस्पिटल में जाने से पहले ध्यान रखें, इस चीज़ का बहुत ही तरीके से ध्यान रखें। या फिर कोशिश करें जब रिसेप्शन पे जाए और वहाँ पे पूछे कि आपका किसी प्रकार का कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है, तो उनसे शुरू में बोल दे कि नहीं हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो वो उस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। अगर आपने शुरू में बोल दिया कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, तो फिर भाई आप समझ लिया आपकी बॉडी के साथ में लंका लगने वाली है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो है, बहुत ही जरूरी वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्लड निकाल करके एक तरीके से सिंक टेस्ट कर देंगे, यानी पानी में बहा देंगे उस ब्लड को। उनको पता है इस बंदे को कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से बहुत लंबा केस बना देंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हॉस्पिटल में किस तरीके से स्कैम चलता है। कोई किसी का सगा नहीं है। वो जमाने गए जब डॉक्टर को भगवान का रूप बोलते थे, आज डॉक्टर भगवान का रूप कम है, लेकिन पैसे कमाने का जरिया बहुत ज़्यादा है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बता देना।